जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है प्रदूषण। देखिए, पर्यावरण के भौतिक घटकों जैसे जल, मृदा एवं वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवांछनीय परिवर्तन, जिससे इन घटनों की गुणवत्ता में कमी आए तथा इस कमी से जैविक एवं अजैविक घटक प्रभावित हो, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रदूषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पिछले लेक्चर में हमने वायु प्रदूषण को समझा था, राइट। तो जब वायु में कोई वांछित, जब वायु में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अन्य तत्व कणों के रूप में, गैसों के रूप में मिल जाते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता कम होती है और उससे जैविक जीव जंतु, राइट, जैविक जंतु जो है हानिकारक रूप से प्रभावित होते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषण कहा जाता है, राइट। या फिर हम अन्य शब्दों में भी कह सकते हैं कि अनुपयोगी, राइट, अनुपयोगी या गैर उपयोगी तथा आवश्यकता से अधिक पदार्थों का पर्यावरण के भौतिक घटकों जैसे वायु, जल एवं भूमि, राइट, वायु, जल एवं भूमि में मिलना, जिससे उनके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में हानिकारक एवं अवांछनीय परिवर्तन हो, जिससे जीव जंतुओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रदूषण कहा जाता है। अब पिछले लेक्चर में हमने प्रदूषक क्या होता है, प्रदूषक के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही साथ वायु प्रदूषण को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो वायु प्रदूषण को हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया है। इस लेक्चर में हम जल प्रदूषण के साथ साथ मृदा प्रदूषण को भी समझेंगे। तो समझते हैं यहाँ पर जल प्रदूषण। तो देखिए, जब जल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवांछनीय परिवर्तन, जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आए तथा उस कमी से जैविक एवं अजैविक घटक प्रभावित हो या उनको हानि हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के देखिए, यहाँ पर ये जैसे ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा? जल क्षेत्र हो जाएगा। इसी में कुछ जैविक, प्लास्टिक, पनी जो है, अन्य प्रकार की सब चीजें डली हैं। अब अगर ये सभी कण इसमें रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जो जलीय जीव इसमें रहते हैं, क्या वो इसका सेवन कर पाएंगे? साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति इस प्रदूषित पानी को पी लेगा तो उसको 1000 प्रकार की क्या होंगी? बीमारियां होंगी, राइट। तो जब जल में कोई भी अवांछनीय या हानिकारक तत्व मिल जाए, जिससे जल की गुणवत्ता कम हो, तो उसे ही क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण कहा जाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जल में हानिकारक व अवांछनीय पदार्थों का मिलना, जिससे जल की गुणवत्ता में कमी आ जाए, उसे ही क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण कहा जाता है। अब जल प्रदूषण के कारण क्या है, उसको समझना है, ठीक है। तो जल प्रदूषण के कारण, यहां पर दोनों चीज समझना आप, जल प्रदूषण के कारण, या फिर हम कह सकते हैं जल प्रदूषक। तो सामान्य रूप से बात यह है कि वे कौन से तत्व हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं, या जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कारण किसका हो जाएगा? औद्योगिक अपशिष्ट का हो जाएगा। देखिए, वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ रही है, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग धंधों की स्थापना हो रही है, और ये जो उद्योग धंधे हैं, ये अपने वेस्ट को या अपने अपशिष्ट को सीधा जाकर किस में छोड़ते हैं? नदियों में छोड़ते हैं। तो उद्योगों से निकलने वाला, राइट, उद्योगों से निकलने वाला हानिकारक, राइट, उद्योगों से निकलने वाला हानिकारक राइट, उद्योगों से निकलने वाला हानिकारक जो अपशिष्ट है, वो नदियों को एवं किसी भी जल क्षेत्र को बुरी तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि उद्योगों से जो भी अपशिष्ट निकलता है, उसमें बहुत ही हानिकारक तथा खतरनाक रसायन होते हैं, जो कि उस पूरे के पूरे नदी को, तालाब को, झील को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो जल प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा? औद्योगिक अपशिष्ट हो जाएगा। उसके साथ ही
जो जल क्षेत्र है उनमें ज्वालामुखी राख का, राइट, तो ज्वालामुखी की राख का उसमें मिलना हो जाएगा। साथ ही साथ तीसरा क्या हो जाएगा, घरेलू बाहित मल एवं क्या हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। पहले जब घरेलू उपयोग के लिए जल का प्रयोग किया जाता था तो वह प्रदूषित नहीं होता था, क्योंकि हमारा दैनिक जीवन उस तरीके का होता था। परंतु वर्तमान समय में हमारा दैनिक जीवन या हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि जो घरेलू बाहित मल है एवं जो घरेलू उपयोग में किया हुआ जो जल है वह भी प्रदूषण का कारण है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में हम नहाने धोने के लिए जो है साबुन का प्रयोग करते हैं, जिसमें कई प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। साबुन है, शैम्पू है, डिटर्जेंट है, अपमार्जक है, उनका बड़े पैमाने पर हम उपयोग कर रहे हैं, जिससे घरेलू जो मल है एवं घरेलू जो अपशिष्ट घरेलू जो जल है वह भी बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण का कारण बन रहा है। और तीसरा क्या हो जाएगा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये प्रमुख जल प्रदूषक हैं या जल प्रदूषण के कारण हैं। अब किसी भी क्षेत्र विशेष में जल प्रदूषित है या नहीं है, उसको मापने की कौन कौन सी विधियां हैं उसको समझते हैं। और यहाँ से यूपीएससी चाहे एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हो, वहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये चारों जो हैं वो एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि डीओ, राइट, डीओ मेथड से या डीओ मेथड से क्या मापा जाता है, वायु प्रदूषण मापा जाता है, जल प्रदूषण मापा जाता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण मापा जाता है। तो पहली चीज़ तो आपको यही पता होना चाहिए कि जल प्रदूषण को मापने की 4 प्रमुख विधियां हैं, जिसमें से एक तो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन पद्धति। दूसरी हो जाएगी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगी, जिसको जैविक ऑक्सीजन मांग भी कहते हैं, यह भी जल प्रदूषण मापने की विधि है। फिर तीसरा मोस्ट प्रोबेबल नंबर, राइट, जल प्रदूषण को मापते हैं। और रासायनिक ऑक्सीजन मांग या जिसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। इन चारों विधियों से, राइट, इन चारों विधियों से जल प्रदूषण को मापा जाता है। और इन चारों विधियों से भी जो है कई प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, इसीलिए हम इनको जो है 1 बाय 1 बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगी यहाँ पर, घुलित ऑक्सीजन या डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। सबसे पहली चीज तो घुलित ऑक्सीजन होती क्या है, तो देखिए जो जलीय जीव जल में रहते हैं वह इसी घुलित ऑक्सीजन का ही प्रयोग किसके लिए करते हैं, श्वसन के लिए करते हैं, राइट। हम इस वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसको ही श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। वैसे ही जो जलीय जीव जंतु होते हैं, जैसे मछलियां हैं या जितने भी जलीय जीव हैं, वो इसी जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग ही किसके लिए करते हैं, श्वसन के लिए करते हैं, राइट। उसको ही क्या कहते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। तो जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा, राइट। तो जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, अर्थात प्रति लीटर जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को ही क्या कहा जाता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहा जाता है। और यदि किसी भी जल क्षेत्र में, किसी भी वाटर बॉडी में यदि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो वह कैसा होगा, स्वच्छ जल होगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, यदि किसी वाटर बॉडी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, 10 ग्राम, राइट, 10 मिलीग्राम प्रति क्या है, लीटर है। तो यदि किसी वाटर बॉडी में वहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन 10 मिलीग्राम प्रति लीटर है, तो उस नदी के पानी को या उस वाटर बॉडी के जल को क्या माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा। तो यदि किसी वाटर बॉडी में डिसॉल्व ऑक्सीजन 10 मिलीग्राम प्रति लीटर है तो वहां का जल क्या है, शुद्ध है। साथ ही साथ यदि 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है तो उसे शुद्ध जल या क्या माना जाता है, पीने लायक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी वाटर बॉडी का जल 10 मिलीग्राम प्रति लीटर या 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है तो वह शुद्ध जल होता है, जिसको पीने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। परंतु यदि किसी वाटर बॉडी में डिसॉल्व ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से क्या होता है, कम, ये 2 एरो किसको दर्शा रहे हैं, कमी को दर्शा रहे हैं। तो यदि किसी वाटर बॉडी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 8 ग्राम प्रति लीटर से क्या होती है, कम होती है, तो उसको ही कंटामिनेटेड वाटर या प्रदूषित जल कहा जाता है। और यदि किसी वाटर बॉडी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 4 ग्राम
4 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम हो जाती है, तो 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो उस जल को क्या कहा जाता है? अति प्रदूषित जल या हाईली पोल्यूटेंट वाटर उसे कहा जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा। अब देखिए, हमने देखा था कि प्रकृति में 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं उत्पादक, दूसरा क्या होते हैं? उपभोक्ता, जिसमें मांसाहारी आ जाते हैं, शाकाहारी आते हैं और सर्वाहारी, और तीसरे क्या होते हैं? अपघटक, जो कि कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। तो ये जो अपघटक है वो कवक एवं जीवाणुओं के रूप में स्थल भागों में भी पाए जाते हैं, तो वहीं कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं जलीय या वाटर बॉडी में भी पाए जाते हैं, जो कि जल में घुलित कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। राइट, तो जो जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जलों में घुलित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, तो उनके लिए ऑक्सीजन की क्या होती है? जरूरत होती है, और उनके लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी उसको ही क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। अब सीधी सी बात है कि यदि कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होगा तो उनके अपघटन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग होगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग होगी तो वहाँ पर जल कैसा होगा? प्रदूषित होगा। और यदि जो जैविक मांग है वो कम है तो इसका मतलब क्या होगा? शुद्ध जल होगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है। बीओडी क्या होता है? तो जल में घुलित कार्बनिक पदार्थों या ऑर्गेनिक मैटर का अपघटन करने के लिए सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा की आवश्यकता को ही क्या कहा जाता है? बीओडी कहा जाता है। और यदि बीओडी ज्यादा होगा तो प्रदूषित जल होगा, बीओडी कम होगा तो वो क्या होगा? शुद्ध जल होगा। राइट, जैसे यदि बीओडी लेवल को किस में मापते हैं? मिलीग्राम प्रति लीटर में। तो यदि बीओडी लेवल क्या है? 1 से 2 के बीच में है, अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो लेवल है वो 1 से 2 के बीच में है, तो वहां का जल कैसा है? स्वच्छ है। यदि बीओडी की जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यदि और भी ज्यादा है, 3 से 5 है, तो वो कैसा है? मॉडरेट है। अगर 6 से 9 है तो जल क्या है? प्रदूषित हो चुका है या जल कंटामिनेटेड हो चुका है। और यदि बीओडी 100 और उससे ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है, इसीलिए उनके अपघटन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग है। अब तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सीओडी जो है रासायनिक ऑक्सीजन मांग या केमिकल ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? डिमांड हो जाएगी। तो ये भी बीओडी के समान ही अवधारणा है। अब सीओडी क्या होता है? तो जल में उपस्थित समस्त कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को ही क्या कहा जाता है? यहाँ पर रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहा जाता है। तो जल में उपस्थित सभी कार्बनिक पदार्थ, राइट, सभी कार्बनिक पदार्थ, राइट, जिसमें जैविक पदार्थ भी होंगे तो कुछ अजैविक पदार्थ भी होंगे। तो जल में उपस्थित समस्त कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए जितनी ऑक्सीजन की मांग होती है उसको क्या कहते हैं? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और सीओडी यदि ज्यादा होगी तो प्रदूषित जल होगा। सीओडी या जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यदि कम होगी तो जल कैसा होगा? शुद्ध होगा। राइट, और जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो जल मापने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी हो जाएगी? सीओडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एमपीएन। तो सबसे पहली चीज तो यही याद रखना है कि एमपीएन या मोस्ट प्रोबेबल नंबर, तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर से जल प्रदूषण को क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो एमपीएन से जल प्रदूषण को मापा जाता है और इस विधि द्वारा जल में ई कोलाई जीवाणु, राइट, ई कोलाई बैक्टीरिया की संख्या मापी जाती है। राइट, अब यदि जो ई कोलाई बैक्टीरिया उपस्थित है उसकी मात्रा कितनी है उसके आधार पर जो है प्रदूषण को मापा जाता है। राइट, तो एमपीएन या मोस्ट प्रोबेबल नंबर जल प्रदूषण के मापने की विधि है और इस जल प्रदूषण विधि में ई कोलाई जीवाणु को क्या किया जाता है? जीवाणु की संख्या को मापा जाता है। चलिए, अब यहां पर जल प्रदूषण से संबंधित एक टॉपिक है जिसको क्या कहा जाता है? सुपोषण कहा जाता है। उसको भी हम यहां पर समझते हैं। सुपोषण क्या होता है? देखिए, सुपोषण जल प्रदूषण से जनित क्या हो जाएगी? एक समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समस्या हो जाएगी।
अब वो समस्या कैसे बढ़ती है उसको समझते हैं। जैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो जो भारत के किसान होते हैं, भारत के किसान खेतों में उर्वरकता, राइट, उर्वरकता, तो भारतीय किसान खेतों में अधिक से अधिक उर्वरकता को बढ़ाने के लिए खेतों में नाइट्रोजन का, खाद, बीज का क्या करते, प्रयोग करते। अर्थात भारतीय किसान अधिक उत्पादन के लिए फसलों में विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। और जब कभी भी वर्षा होती है तो वर्षा में वो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो जो खेतों के फर्टिलाइजर्स होते हैं वो वर्षा में बहकर कहाँ पर पहुंच जाते हैं, नदियों में, झीलों में या किसी भी जल क्षेत्र में, वाटर बॉडी में पहुंच जाते हैं, जिससे उस वाटर बॉडी में जो पोषण है, राइट, न्यूट्रिएंट्स है, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उनकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। और उनकी मात्रा ज्यादा होने की वजह से उनमें जो एल्गी पाई जाती है, शैवाल पाया जाता है, और जब शैवालों का इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र ही कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं या सुपोषण कहते हैं, राइट, जिससे वह जल किसी अन्यत्र कार्य के लिए जो है उपयोग में नहीं लाया जा पाता। जैसे उदाहरण के लिए अब ये बच्चे यहाँ पर स्नान जो है नहा रहे हैं, तो क्या नहा पाएंगे, या क्या इस जो वाटर है इसका हम यूज किसी और दूसरे पर्पस के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उसको ही क्या कहा जाता है, सुपोषण कहा जाता है। तो यहाँ से प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहली चीज तो यह कि सुपोषण किसकी वजह से होता है, तो जलीय प्रदूषण की वजह से होता है, राइट। तो सुपोषण, राइट, सुपोषण एक पर्यावरणीय समस्या है जो कि जल प्रदूषण की वजह से होती है। तो सुपोषण या यूट्रोफिकेशन वाटर पॉल्यूशन की वजह से होने वाली एक पर्यावरणीय समस्या होती है। इसमें होता क्या है कि देखिए, जब जल में पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स का अधिक मात्रा उपस्थित होती है, राइट, तो जब जल में पोषक पदार्थों की अधिक मात्रा उपस्थित होती है तो उससे उस जल में शैवालों का बहुत तेजी से बढ़ना ही क्या कहलाता है, सुपोषण कहलाता है। सुपोषण का अर्थ ही क्या होता है, अच्छा पोषण। तो जब खेती में प्रयोग में लाए जाने वाले उर्वरक किसी भी वजह से जब किसी भी जल क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसमें शैवाल की बहुत ज्यादा क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसे शैवाल का प्रस्फुटन या एल्गी ब्लूम कहा जाता है। और इस समस्या को ही क्या कहते हैं, हम सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अब हम जल प्रदूषण से संबंधित अन्यत्र समस्याओं को समझेंगे। तो एक तो हमने सुपोषण को समझ लिया है, अब जल प्रदूषण से संबंधित जो अन्य समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम एक एक करके समझते हैं, राइट। तो जल प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं में पहली कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर जल में कई प्रकार के धात्विक तत्वों का मिलना, राइट। वो कैसे आप समझिए, जैसे देखिए जो हमारा ग्राउंड वाटर रहता है, अब हम जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसमें मुख्य रूप से जो ग्राउंड वाटर होता है उसका क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, या भूमिगत क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब देखिए, जब इस भूमिगत जल में कई प्रकार के खनिज आकर मिल जाते हैं तो उसकी वजह से जो जल है वह भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो जब भूमिगत जल में या फिर किसी सतही जल में, जैसे झील, नदी, तो जब झील, नदी या भूमिगत जल में आकर कई प्रकार की धातुओं के कण मिल जाते हैं तो उसकी वजह से ही जो जल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, राइट। तो जल में जब विभिन्न प्रकार की जो भारी धातुएं आकर मिल जाती हैं तो उससे ही क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उनसे ही विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, रोग होते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, राइट। किसी जल क्षेत्र जैसे नदी हो जाएगा, तालाब हो जाएगा या भूमिगत जल में बहुत सी भारी धातुएं जो हैवी मेटल्स होती हैं उनके कण आकर मिल जाते हैं, जिससे जो जल की गुणवत्ता बदल जाती है, अर्थात जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। और जो भूमिगत जल है या जल में मुख्य रूप से क्या हो जाएगी, पारा हो जाएगी, कैडमियम हो जाएगी, आर्सेनिक हो जाएगी, लेड हो जाएगी, राइट। तो पारा, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक जैसी धातुएं आपस में आकर मिल जाती हैं और ये धातुएं क्या होती हैं, भारी धातुएं होती हैं। अर्थात
ये धातुओं का जो घनत्व है वो 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होता है, और जब ये धातुएं जल में मिलती हैं तो जल को प्रदूषित कर देती हैं, और उसी प्रदूषित जल के सेवन से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें पहला हो जाएगा यहाँ पर पारे की अधिकता से। राइट, तो जब किसी जल में पारा बहुत ज्यादा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, मिनी माता रोग, क्या हो जाएगा, मिनी माता रोग। राइट, तो यदि किसी क्षेत्र विशेष में पारे की अधिकता हो जाती है, और पारे की अधिकता की वजह से यदि जल प्रदूषित हो जाता है और उसका सेवन किया जाए, तो उससे क्या होता है, मिनी माता रोग हो जाता है, जिसमें हाथ पैर, होंठ, जीभ, शरीर शून्य हो जाता है, साथ ही साथ आंखों में धुंधलापन हो जाता है, अर्थात कॉर्निया प्रभावित होता है। तो पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनी माता। दूसरा क्या है, कैडमियम की अधिकता से। तो यदि किसी जल में कैडमियम अधिक होता है तो कैडमियम की अधिकता से जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, इटाई रोग कहते हैं। तो जल में कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, जिसको आउच डिसीज भी कहा जाता है। और इस इटाई रोग या आउच बीमारी में यकृत एवं फेफड़े क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, साथ ही साथ शरीर की त्वचा भी क्या हो जाती है, लटक जाती है, और पैरों की जो हड्डियां हैं वो कैसी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती है। जैसे ये देखिए, इसका एक्सरे ऐसा है, तो ये हड्डियां क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। तो जब किसी भी जल में, राइट, जब जल में कैडमियम की अधिकता होगी तो उसके सेवन से इटाई रोग या आउच डिसीज हो जाती है, जिससे यकृत, फेफड़े खराब होंगे, साथ ही साथ पैरों की हड्डियां भी क्या हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। अगला क्या हो जाएगा, सीसा की अधिकता। तो यदि किसी जल में सीसा की अधिकता है और अधिक सीसा युक्त जल के सेवन से, राइट, प्लम्बेज रोग हो जाता है। कौन सा, प्लम्बेज रोग हो जाता है, जिसको सीसा युक्त जहर भी कहते हैं, या लेड पॉइजनिंग होती है। तो यदि किसी जल क्षेत्र में, राइट, यदि जल में सीसा की अधिकता हो जाती है तो उससे प्लम्बेज रोग या फिर लेड पॉइजनिंग होता है, और इसकी वजह से तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। तो लेड पॉइजनिंग से या प्लम्बेज रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और बच्चों का मानसिक विकास क्या होता है, रुक जाता है। अब यदि जल में आर्सेनिक की अधिकता हो, तो जल में आर्सेनिक की अधिकता हो और उस जल का सेवन किया जाए तो उससे ब्लैक फुट क्या होती है, डिसीज होती है। और इस ब्लैक फुट डिसीज में पैरों की चमड़ी क्या होती है, खराब हो जाती है, साथ ही साथ नाखून सड़ जाते हैं। अब आती है फ्लोराइड की अधिकता। यदि जल में फ्लोराइड धातु की अधिकता है और उसी फ्लोराइड की अधिकता वाले जल को अगर सेवन किया जाए तो उससे फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। और इस फ्लोरोसिस नामक बीमारी में दांत का जो कठोर भाग है, इनेमल, वो क्या हो जाता है, डिके हो जाता है या खराब हो जाता है, साथ ही साथ दांत पीले एवं चितकबरे हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, राइट, हंसी कितनी अच्छी है लेकिन जो दांत है वो कैसे लग रहे हैं, पीले पीले खराब लग रहे हैं। तो फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जिससे एनेमल का क्या होता है, क्षरण होता है, साथ ही साथ पीले और चितकबरे हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर फ्लोराइड की कमी हो जाए, राइट, फ्लोराइड की कमी हो जाए तो उससे दंत क्या होता है, क्षय होता है। तो यदि जल में फ्लोराइड की कमी हो जाती है तो उससे दांत क्षय होता है, और इससे दांत कमजोर होते हैं, वो टूटकर गिरने लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जल में ना तो फ्लोराइड ज्यादा होना चाहिए ना कम है। यदि जल में फ्लोराइड अधिक होगा तो फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होगी, जिसमें दांत पीले चितकबरे होते हैं और एनेमल खराब हो जाता है। यदि फ्लोराइड की कमी होगी तो उससे टूथ डिके होगा या दंत क्षय होगा, जिसकी वजह से दांत जो हैं कमजोर होते हैं और दांत क्षय की वजह से दांत टूटकर गिरने लगते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, कॉपर या तांबा। तो यदि जल में कॉपर की अधिकता है तो उसके सेवन से विल्सन रोग या चेलकोसिस नामक बीमारी हो जाती है। तो कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग या चेलकोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें दिमाग क्या होता है, प्रभावित होता है, और पार्किंसन नामक क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। तो
कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग होता है जिसमें दिमाग प्रभावित होता है, और पार्किंसन नामक बीमारी हो जाती है जिसमें व्यक्ति की याददाश्त क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके अलावा लीवर है, हड्डियां हैं और आंखें, ये भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो लीवर है, हड्डियां हैं और आंखें, ये भी क्या होते हैं, विल्सन डिसीज में प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता। ये तो एमपीपीएससी ने 2 बार पूछ लिया है, एक नहीं कितनी बार, 2 बार, राइट, और तीसरी बार भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, जब पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता हो, तो पेयजल में नाइट्रोजन की अधिकता हो तो उससे बच्चों में एक गंभीर बीमारी जिसको क्या कहा जाता है, मैथेमोग्लोबिनेमिया हो जाएगा, राइट, जिसको क्या कहते हैं, ब्लू वेवी सिंड्रोम कहते हैं। तो जल में नाइट्रेट की अधिकता होने से बच्चों में मैथेमोग्लोबिनेमिया नामक बीमारी हो जाती है या ब्लू वेवी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है, राइट। इससे एक तो बच्चों के दिल में क्या हो जाता है, छेद होता है, साथ ही साथ बच्चों का जो शरीर है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों का जो शरीर है वो हल्का नीला पड़ जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लू वेवी सिंड्रोम डिसीज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लोहा, राइट। तो यदि जल में लोहे की अधिकता है और उसका सेवन किया जाए तो उससे फेफड़े व पूरे शरीर पर इसका क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ यदि जल में लोहे की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो यदि जल में लोहे की कमी हो जाती है तो उस जल के सेवन से हमारे शरीर में भी रक्त की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, राइट। अब एक चीज यहां पर समझिए कि हमने देखा था कि फ्लोराइड की कमी से क्या होता है, दंत क्षय होता है। वैसे ही यदि पेयजल में लोहा अधिक होता है तो उससे लंग्स क्या होते हैं, खराब होते हैं। परंतु यदि पेयजल में लोहे की कमी होगी तो उससे रक्त में आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, शरीर अत्यधिक पीला पड़ जाएगा या पीला क्या होता है, दिखाई देने लगता है। इसका तात्पर्य क्या है कि जल में या जो पेयजल में उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं और उन पोषक तत्वों की मात्रा नियत होनी चाहिए। यदि वो न्यूट्रिएंट्स या कई धातुएं अधिक होंगी तब भी शरीर को नुकसान होगा और कम होंगी तब भी शरीर का क्या होगा, नुकसान होगा। यही कारण है कि आपने सुना होगा कि जो लोग फिल्टर्ड वाटर या आरओ वाटर, राइट, जो लोग फिल्टर वाटर या आरओ वाटर का हमेशा सेवन करते हैं उनको भी 10-20 वर्षों पश्चात या 5 से 10 वर्ष पश्चात गंभीर बीमारियां होती हैं। क्यों? क्योंकि आरओ वाटर में वाटर को इतना ज़्यादा फिल्टर किया जाता है, राइट, कि जब जरूरत से ज़्यादा फिल्टर हो जाता है तो जल के जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह भी क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं। इसी वजह से इन तत्वों की कमी से भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। क्लियर? तो ये तो जल प्रदूषण से होने वाली क्या है, बीमारियां। इसके अलावा भी प्रदूषित जल, राइट, इसके अलावा भी प्रदूषित जल से अगर प्रदूषित जल का सेवन किया जाए तो उससे कई गंभीर बीमारियां भी होती हैं। जैसे एक क्या हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा। तो दूषित जल के सेवन करने से डायरिया या अतिसार बीमारी हो जाती है जिससे छोटे बच्चे कई बार परेशान होते हैं। इसके अलावा भी विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु की वजह से हैजा बीमारी हो जाती है और हैजा भी बहुत ज़्यादा संक्रमण बीमारी है। साथ ही साथ जो है विब्रियो कैलोरी, तो हैजा भी एक संक्रमण बीमारी है जो कि विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु की वजह से होती है। और जैसे कोरोना ने तबाही मचाई थी वैसे ही हैजा ने एक समय में कई लोगों की जो है जान ली थी। इसीलिए दूषित जल जो है नहीं पीना चाहिए, उससे डायरिया है, हैजा है, ऐसी बीमारी हो जाती है। और तीसरी क्या हो जाएगी, जॉन्डिस ही जाएगी, राइट। जब कोई विद्यार्थी अपने ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर इंदौर, भोपाल या फिर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है, राइट, तो उसको अक्सर पीलिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इन महानगरों में आकर जो पॉल्यूटेड वाटर है, राइट, उसका जब सेवन करता है तो उसको एक ना एक बार पीलिया जरूर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध जल क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसीलिए ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। सब काम सरकार नहीं कर सकती है, राइट। सरकार जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकती है, लेकिन यदि सभी नागरिक जिम्मेदार होते हैं, यदि हम किसी भी वाटर बॉडी को प्रदूषित करना बंद कर दें तो उससे भी जल नियंत्रित होता है।
और जल प्रदूषण को रोकने के लिए ये नहीं है कि आप नदियों के किनारे जो प्लास्टिक पड़ी है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर जो किसी झील है उसके आसपास में जो भी कूड़ा करकट है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। जल प्रदूषण को रोकने का तात्पर्य यह भी है कि आप कम से कम साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, अपमार्जक का प्रयोग करें, प्लास्टिक को वाटर बॉडी में ना फेंकें, तब भी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो अब जल प्रदूषण को रोकने के जो उपाय हैं, राइट, उसमें सबसे पहला उपाय तो यही हो जाएगा कि चूंकि जल प्रदूषण के लिए मनुष्य की गतिविधियां जिम्मेदार होती हैं, और यदि मनुष्य ऐसे नियमों के तहत या फिर जन चेतना के माध्यम से यदि प्रदूषण को कम फैलाएगा तो उससे जल प्रदूषण नहीं होगा। इसके लिए जल प्रदूषण अधिनियम भी आया है। वो कब आया है? 1974 में। तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में लाया गया है, राइट। और इस अधिनियम के तहत 507 से अधिक राष्ट्रीय जल स्टेशन हैं जो कि पानी की गुणवत्ता एवं मात्रा को क्या करते हैं? बताते हैं। अर्थात यदि आप किसी भी क्षेत्र विशेष में रहते हैं और आपको जल प्रदूषण से कोई भी बीमारियां ना हो, राइट, उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय जल स्टेशनों की स्थापना की गई है जो कि उस क्षेत्र के जल को या उस जल की मात्रा को और क्वालिटी को बताते हैं ताकि आप उस प्रदूषित जल का सेवन ना करें, राइट। और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1974 में अधिनियम लाया गया है, राइट। इस अधिनियम किसी भी जल क्षेत्र में अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ने से क्या करता है? रोकता है। साथ ही साथ गंगा नदी की स्वच्छता के लिए गंगा एक्शन प्लान कब लाया गया है? 1985 में लाया गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जल प्रदूषण को भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ पर मृदा प्रदूषण के बारे में समझेंगे, राइट। सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, राइट, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इसको समझना आसान है, राइट। परंतु यहाँ पर मृदा प्रदूषण को समझने में कई बार स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। है बहुत इजी, राइट। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मैंने कहा कि ये जो भूमि है, अब इस भूमि में ना प्लास्टिक है, ना पॉलीथिन है, राइट, कुछ नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि ये स्वच्छ मृदा हो, ये प्रदूषित मृदा भी हो सकती है। कैसे? वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो मृदा है, सबसे पहली चीज तो मृदा किसे कहते हैं? तो देखिए, भूपर्पटी की ऊपरी परत, भूपर्पटी की ऊपरी परत जो कि वनस्पति को उगने में मदद करती है, उसे ही क्या कहा जाता है? मृदा या सॉइल कहा जाता है, राइट। तो भूपर्पटी की ऊपरी परत जो कि वनस्पति को उगने में मदद करती है, उसको ही क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। और इस मृदा में वनस्पति को उगने के लिए आवश्यक क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, राइट। और ये जो पोषक तत्व होते हैं, इनको दो भागों में, एक क्या हो जाएगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरा क्या हो जाएगा? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे NPK, राइट। तो मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा भी, राइट, सल्फर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो मृदा में, राइट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा जिंक है, राइट, जिंक हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि वनस्पति को उगने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब यदि, राइट, अब यदि किसी भी मृदा में, यदि किसी मृदा में सभी आवश्यक पोषक तत्व, यदि किसी मृदा में सभी आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर वनस्पति आसानी से उगेगी। अर्थात यदि आप वहां पर फल लगाएंगे तो फलों का उत्पादन होगा, फूल लगाएंगे, सब्जियां लगाएंगे या खेती करेंगे तो खेती में अधिक उत्पादन होगा, राइट। तो उसको ही क्या कहते हैं? उर्वरक भूमि कहते हैं। कैसी कहते हैं? उर्वरक भूमि। और यदि मृदा में ये सभी पोषक तत्वों की क्या होती है? अनुपस्थित होते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं? अनुर्वरक कहते हैं। उसको ही क्या कहता है? अनुर्वरक भूमि कहा जाता है। अब समस्या कहां से उत्पन्न होती है? देखिए, समस्या मृदा प्रदूषण के लिए अगर हम देखें तो एक तो पारंपरिक है। पारंपरिक रूप से आप देखें तो ये फोटो है। जैसे अगर हम देखें तो पारंपरिक रूप से जब हम मृदा में प्लास्टिक को फेंकते हैं तो उससे प्लास्टिक के कण मृदा में चले जाते हैं, जिससे उर्वरकता कम हो जाती है। ये क्या हो जाएगा? मृदा प्रदूषण हो जाएगा। लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिकांश खेतों में जाकर हम वहां पर जो है इतना कूड़ा करकट फेंकने तो
नहीं जाएंगे। चिंता का विषय कहाँ है? यहाँ पर है। कैसे है समझिए। देखिए वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है, राइट। उस जनसंख्या को भोजन खिलाने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन किए जा रहे हैं और अधिक उत्पादन करने के लिए हमारे जो किसान हैं वो अंधाधुंध तरीके से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, राइट, सल्फर, जितने उर्वरक हों उतने उर्वरकों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसकी वजह से मृदा में जो प्राकृतिक तरीके से जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनकी बजाय मृदा में या तो पोषक तत्वों की बहुत ही ज्यादा क्या होती है? अधिकता हो जाती है। और कई बार मृदा में इतने ज्यादा कीटनाशक होते हैं कि उससे मृदा प्रदूषण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस मृदा में रसायन जो है, हार्मफुल रसायन होते हैं, जो अनिम्नीकृत होते हैं, वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और फिर बाद में जाकर कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं, राइट। तो यहाँ पर मृदा प्रदूषण जो है वो दोनों अर्थों में समझना है। एक तो मृदा में सीधे कूड़ा करकट, पॉलीथीन, प्लास्टिक का मिलना, और दूसरा मृदा में उर्वरक, कीटनाशक के माध्यम से कई हार्मफुल रसायनों का मिलना जो कि दिखाई नहीं देते हैं, उसको भी क्या कहा जाएगा? मृदा प्रदूषण कहा जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भले ही आपको ये मृदा जो है स्वच्छ दिख रही है, लेकिन अगर इसमें बहुत ज्यादा कीटनाशकों का या उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा तब भी ये मृदा प्रदूषण में ही आएगा। क्लियर? तो आपको मृदा प्रदूषण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मृदा प्रदूषण क्या है? तो देखिए मिट्टी के भौतिक, रासायनिक, राइट। मृदा प्रदूषण क्या है? मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक पदार्थों की गुणवत्ता में परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, राइट। अर्थात मिट्टी के या मृदा के, राइट, मिट्टी या मृदा में कई अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों का मिलना जिससे मृदा के प्राकृतिक या मौलिक गुणों में कमी आती है, उसे ही क्या कहा जाता है? मृदा प्रदूषण कहा जाता है। और मृदा प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं? एक तो मृदा में प्लास्टिक का मिलना, तो मृदा में प्लास्टिक, कांच, धातु का मिलना, साथ ही साथ सीवेज का मिलना, राइट। और इसके अलावा व्यवसाय या घर से निकला हुआ कचरा, और इनसे बड़ा जो है सबसे महत्वपूर्ण वो क्या हो जाएंगे? हानिकारक रसायन, जो कि उर्वरक या कीटनाशक के रूप में आकर मृदा में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो मृदा प्रदूषण के लिए प्लास्टिक, कांच, धातु, कचरा के अलावा हानिकारक रसायन भी जिम्मेदार होते हैं। अब मृदा प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्रभाव तो मैंने आपको अभी बताया है। तो देखिए, चूंकि अधिक उत्पादन के लिए अधिक उत्पादन के लिए अंधाधुंध तरीके से कीटनाशक हैं, उर्वरक कीटनाशक हैं, खरपतवार हैं, राइट, जिनको अगर हम अंग्रेजी में देखें तो फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, वीडीसाइड्स है, जब उनका ज़रूरत से ज़्यादा अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है तो उससे जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या हानिकारक जो रसायन होते हैं वो निम्नीकृत नहीं हो पाते, और यदि निम्नीकृत नहीं हो पाएंगे तो उसकी वजह से उनका क्या होगा? जैव संचयन होगा या क्या होगा? एक्यूमुलेशन होगा। तो चूंकि ये जो हानिकारक रसायन होते हैं ये मिट्टी में इकट्ठे होते रहते हैं, और यदि उसी मृदा में, राइट, इकट्ठे हो जाएंगे तो उससे मृदा प्रदूषित हो जाएगी, और यदि प्रदूषित मृदा है उसमें उगे हुए फल, सब्जी या फसल को या अनाज को हम खाएंगे तो हमारी भी स्वास्थ्य पर क्या होगा? हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मृदा प्रदूषण, राइट, मृदा प्रदूषण के कारण सबसे पहली चीज तो क्या है कि हमारी खाद्य श्रृंखला क्या होगी? प्रभावित होगी। तो मृदा प्रदूषण के कारण हमारी खाद्य श्रृंखला प्रदूषित या जहरीली हो जाती है। दूसरी चीज, मृदा प्रदूषण की वजह से जो जीवाणु हैं एवं केंचुआ हैं जो कि एक तरीके से मिट्टी के अपघटन में, ये ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जब इन जीवाणुओं की एवं केंचुओं की मृत्यु हो जाएगी तो यह कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित करने में असफल होंगे। अर्थात केंचुओं एवं बैक्टीरियों की मृत्यु से मृदा की उर्वरकता कम होती है, साथ ही साथ खाद्य श्रृंखला क्या होती है? प्रभावित होती है। साथ ही साथ अधिक कीटनाशकों या रसायनों को प्रयोग करने से उर्वरक क्षमता क्या होती है?
घट जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये अगर मृदा में चले जाएं तो ये अनिम्नीकृत होते हैं। इसी वजह से धीरे धीरे प्लास्टिक के कण मृदा में चले जाते हैं और मृदा को प्रदूषित करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो आधुनिक जीवन पद्धति यूज एंड थ्रो, उसकी वजह से भी मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो मृदा है उसमें उर्वरकता में क्या होती है, कमी आती है। राइट, अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो मृदा प्रदूषण है उसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो मृदा प्रदूषण के जो स्रोत हैं उनको हम चर्चा करते हैं। तो मृदा प्रदूषण के पहले स्रोत तो क्या हो जाएंगे, अवैज्ञानिक कृषि। राइट, तो वर्तमान समय में अवैज्ञानिक रूप से अर्थात जानकारी के अभाव में राइट जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों का, रसायनों का, खरपतवारों का प्रयोग हो रहा है, जिससे हानिकारक रसायन हमारी मिट्टी में बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ रेडियो सक्रिय अपशिष्ट हो जाएगा। तो मिट्टी में मोबाइल है, टेलीफोन है या कई उपकरणों को जो है फेंक दिया जाता है, जिससे उनसे निकलने वाला जो विकिरण है उससे भी रेडियो सक्रिय जो अपशिष्ट है उनकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ ही साथ विषाक्त पदार्थों का क्या हो जाएगा, रिसाव हो जाएगा। कई बार जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनसे निकलने वाला जो अनट्रीटेड वाटर होता है या अपशिष्ट होता है उसको भी मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे मिट्टी में जो पॉइजनस एलिमेंट्स होते हैं या विषाक्त पदार्थ होते हैं उनकी बढ़ोतरी होती है। अगला क्या हो जाएगा, खनन से उत्पन्न क्या हो जाएगा, अपशिष्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कई बार जब जमीन से खनिज पदार्थों को निकाला जाता है तो उससे मिट्टी को खोदा जाता है, जिससे मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है, ह्यूमस युक्त परत होती है, वो क्या होती है, निकल जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता कम होती है। राइट, इसके अलावा क्या हो जाएगा, तेल अधिप्लाव हो जाएगा। राइट, किसी किसी क्षेत्र में जब तेल बहता है राइट तो उसकी वजह से भी मृदा प्रदूषण होता है। फिर ठोस अपशिष्ट डंपिंग, यदि कचरे को अगर हम मृदा में, यदि हम जो प्लास्टिक का कचरा है उसको अगर हम खुले में ही फेंक देंगे तो उससे भी क्या होगा, मृदा प्रदूषण होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा, वनोन्मूलन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो वन होते हैं वो मिट्टी की जो कण है उनको क्या होते हैं, पकड़ के रखते हैं। राइट, जैसे ये वन है तो जो मिट्टी जो वन है, वन की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के कणों को पकड़ कर रखते हैं। यदि वनोन्मूलन होगा तो स्वाभाविक सी बात है इससे मिट्टी की जो परत है कमजोर हो जाएगी और वायु के द्वारा अपर्दन होगा, जल के द्वारा अपर्दन होगा, बाढ़ के द्वारा अपर्दन होगा। इस वजह से भी क्या होती है, मृदा प्रदूषण होता है। राइट, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, औद्योगिक अपशिष्ट। तो वर्तमान समय में उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है वह भी मृदा में छोड़ा जाता है, जिससे प्रदूषण होता है। फिर क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा। राइट, तो वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड जो है जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और जब ये अम्ल वर्षा के रूप में आते हैं तो मृदा को अम्लीयता करते हैं, जिससे उर्वरकता कम हो जाती है। साथ ही साथ कैसा हो जाएगा, लवणीय जल हो जाएगा। राइट, मृदा में निछालन की प्रक्रिया होती है, अर्थात आवश्यकता से अधिक जल दिया जाए या कम सिंचाई की जाए तो उससे ऊपरी परत में पाए जाने वाले जो कण है वो निचली सतहों पर पाए जाते हैं। राइट, और इसकी वजह से भी क्या है, जो है मृदा प्रदूषण होता है। तो लवणीय जल से भी क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो मृदा प्रदूषण के इस तरीके से देखा जाए तो कई क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, परंतु इन सभी में से 3 सबसे बड़े कारण हैं। तो मृदा प्रदूषण के मुख्य कारणों में एक तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा क्योंकि ये अनिम्नीकृत होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, खनन हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वनोन्मूलन हो जाएगा या डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। ये मृदा प्रदूषण के मुख्य कारक क्यों हैं उनको हम इन पद्धतियों से समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्लास्टिक का प्रभाव हो जाएगा। तो देखिए मिट्टी में जब पॉलीथीन के रूप में, राइट, मिट्टी में जब पॉलीथीन के रूप में, स्ट्रॉ के रूप में, बोतल के रूप में या फिर किसी अन्य छोटे प्लास्टिक के रूप में जब हम मिट्टी में उनको फेंकते हैं तो वो अनिम्नीकृत होते हैं। अर्थात जो प्लास्टिक है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, अनिम्नीकृत नहीं होता है, जिसकी वजह से मिट्टी में प्लास्टिक का संचयन होने लगता है। और जब इसका बहुत ज्यादा संचयन हो जाता है तो उसकी वजह से मृदा की उर्वरकता क्या होती है, कम होती है। तो उसकी वजह से मृदा की उर्वरकता क्या होती है, कम होती है। तो पॉलीथीन बोतलें
अनिम्नीकृत होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जिसकी वजह से ही क्या होता है, जिसकी वजह से ही मृदा में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ने लगती है और मृदा क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। राइट। जो गल्टफ थ्यूडिन नामक व्यक्ति थे, उन्होंने ही पॉलीथीन को क्या करता बनाया था, और जब इसी पॉलीथीन को कई बार जो सूक्ष्म जीव हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और प्लास्टिक के अगर हम और अन्य नुकसानों की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो एक तो प्लास्टिक के कणों का संचयन होता है, दूसरी चीज ये पानी में घुलित जो ऑक्सीजन है, एक तो जो प्लास्टिक है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, साथ ही साथ जो प्लास्टिक के कण है वो मृदा की कणों के बीच में जो फंसी हुई ऑक्सीजन है उसको भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे वनस्पति का विकास कम होता है, पोषक पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ जो है मृदा अनउर्वरक हो जाती है। राइट। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इसके नियंत्रण के लिए हिमाचल प्रदेश में, भारत में 2009 में हिमाचल प्रदेश ने पहली बार प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था। साथ ही साथ सिक्किम ने भी 2018 में पूरी तरीके से प्लास्टिक की चीजों को क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। इस अगर हम देखें तो वर्तमान समय में चाहे वो केक काटने का चाकू हो, पॉलीथिन हो, कैरी बैग हो, राइट, या फिर स्ट्रॉ हो, उन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उनकी जगह पर जो कपड़े के बने हुए बैग्स हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा, खनन का प्रभाव। अब सबसे पहली चीज, खनन क्यों किया जाता है, तो देखिए हमारी मिट्टी में, राइट, ये जो मृदा है तो भूपर्पटी की, राइट, पृथ्वी की भूपर्पटी में कई प्रकार की खनिज पाए जाते हैं और उन खनिजों से ही क्या बनी है, चट्टानें बनी हुई हैं, जिससे हमारा स्थल मंडल बना हुआ है। अर्थात पृथ्वी के स्थल मंडल में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और जो खनिज हैं वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए उनका दोहन किया जाता है। राइट। तो खनिजों को पृथ्वी से निकालने के लिए ही क्या किया जाता है, खनन किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, राइट, जिससे मृदा प्रदूषित होती है। कैसे, एक तो क्या होता है, परतदार खनन होता है, मृदा की एक परत का सबसे निकालिए दूसरी परत, राइट। तो जब लेयर्ड और स्ट्रिप माइनिंग होती है तो उससे मृदा प्रदूषित होती है, क्योंकि मृदा की ऊपरी जो उपजाऊ सतह है वो क्या होती है, हट जाती है। साथ ही साथ जो जल प्रदूषण वो भी होता है। फिर एक होता है भूमिगत खनन, क्या होता है, अंडरग्राउंड माइनिंग हो जाएगी। इसमें एक तो क्या हो जाएगा, जब अंडरग्राउंड माइनिंग होती है तो उससे भूमि क्या होती है, कभी कभी धंस जाती है, जिससे मजदूरों की भी मृत्यु हो जाती है और जल स्तर क्या होता है, घट जाता है। अगर हम कोयले खनन की बात करते हैं तो कोयला खनन जो है वैसे ही एक अपने आप में क्या है, समस्या है। उसका कारण क्या है कि एक तो भारत में, राइट, भारत में जहां पर कोयले की खदानें हैं वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा, उल्टा होना चाहिए, जहां पर प्राकृतिक संसाधन है वहां पर तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, बट उल्टी व्यवस्था है। तो भारत में, भारत के जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, वहां पर कोयले का खनन किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कहाँ की, झारखंड धनबाद की, राइट, तो धनबाद झारखंड में कोयले का खनन किया जाता है और कोयले के खनन में जो सुरंगें हैं वो बहुत छोटी होती हैं, जिसमें बड़े व्यक्ति नहीं जाते हैं। राइट। इस वजह से उन छोटी छोटी सुरंगों में छोटे बच्चे जो है आसानी से पहुंच जाते हैं और उनसे कोयला जो है निकाला जाता है, जिसकी वजह से उनके फेफड़े एवं हृदय क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते। तो एक तो बीमारी वो हो जाती है और साथ ही साथ जहां पर कोयले का खनन होगा वहां की मृदा की जो है मृदा की जो उर्वरकता वो तो कम होगी ही होगी। तीसरा क्या हो जाएगा, वनोन्मूलन का प्रभाव हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी क्षेत्र विशेष से वनों को काट देंगे, राइट, तो उससे हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वन कट जाएंगे तो वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं करेंगे और हमारे लिए ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। तो एक तो वनों के कटने से कार्बन की मात्रा भी अधिक हो जाएगी, राइट। साथ ही साथ वनों की जो जड़ें हैं वो मृदा को पकड़ के रखती हैं और अगर वनों कट जाएंगे तो उससे मृदा अपरदन अधिक होगा, वायु से, जल से, बाढ़ से क्या होगा, वन जो है मृदा अपरदन अधिक होगा, वर्षा भी कम होगी, साथ ही साथ प्रदूषण क्या होगा, अधिक होगा और उस क्षेत्र विशेष में जैव विविधता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मृदा प्रदूषण से जो है, मृदा प्रदूषण के लिए ये जो 3 जिम्मेदार कारण हैं, राइट, एक तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक तो प्लास्टिक हो जाएगा, दूसरा खनन का प्रभाव हो जाएगा और तीसरा
तीसरा वनोन्मूलन, इन तीनों को हमने जो है अच्छे से समझ लिया है। अब मृदा की प्रदूषण कैसे की जा सकती है, तो मृदा प्रदूषण के उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, देखिए भारत में मृदा प्रदूषण का प्रमुख जो कारण है वो क्या है कि मृदा में पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, इनका मिलना। तो यदि हम जो है प्लास्टिक को कम से कम फेंकें, अर्थात कागज है, प्लास्टिक है, उनको इकट्ठा करके उनका पुनर्चक्रण करें, तो उससे मृदा प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। साथ ही साथ हमें जो प्लास्टिक बैग हैं उन पर तो क्या करना चाहिए, प्रतिबंध ही लगा देना चाहिए, क्योंकि जो कैरी बैग हैं, प्लास्टिक बैग हैं, उनको यूज करके कहीं पर भी फेंक देते हैं। जल में फेंकेंगे तो जल प्रदूषण होगा, राइट, मृदा में फेंकेंगे तो क्या होगा, मृदा प्रदूषण होगा। साथ ही साथ मृदा में जो भी अवशिष्ट छोड़े जाते हैं उनका जैव उपचार होना चाहिए, अर्थात हानि जो उद्योग हैं उनसे निकलने वाले अपशिष्टों का पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए, ताकि हानिकारक पदार्थों को हम निकाल दें। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। साथ ही साथ राइजोबियम जो जैव उर्वरक हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, किसकी जगह पर, हार्मफुल जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी जगह पर। साथ ही साथ DDT जैसे हानिकारक रसायनों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से यह लोगों में जागरूकता फैलाकर भी जो है मृदा को प्रदूषण होने से रोका जा सकता है। तो इस तरीके से हमने मृदा प्रदूषण को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में ध्वनि प्रदूषण एवं ई अपशिष्ट और रेडियो एक्टिव प्रदूषण को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।